बहुत समय पहले रूस के बर्फीले साम्राज्य में, जहां आकाश से सफेद बर्फ की चादरें उतरती थीं और नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, वहां एक वृद्ध और बुद्धिमान राजा रहता। राजा दिमित्रोविच की आंखों में जीवन का अनुभव और गहन समझ चमकती थी। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। मेरे बेटे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की संगिनी चुनो। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसके पुत्रों का जीवन संतुलित और खुशहाल रहे। परंतु मैं यह तय नहीं करूंगा कि तुम किससे विवाह करोगे। नीति स्वयं तुम्हारा मार्ग निर्धारित करेगी। तीनों भाइयों को अपने भाग्य का संकेत देने के लिए तीर चलाने का आदेश दिया गया। सबसे बड़े बेटे दिमित्री ने अपने तीर को पकड़कर शाही मैदान की ओर निशाना साधा। तीर हवा में उड़ा और पास ही एक उच्च कुल की युवती के आंगन में जाकर दूसरे बेटे वासिली ने तीर चलाया और उसका तीर एक व्यापारी की पुत्री के आंगन में जा गिरा। तीसरे पुत्र इवान सारेविच ने जब तीर चलाया तो वह हवा में ऊंचा उठा और दृष्टि से बाहर गायब हो गया। इवान ने उसे खोजने का निर्णय लिया। जल और बर्फीली घाटियां पार करते हुए वह एक झील के किनारे पहुंच। पास जाकर उसने देखा कि तीर कीचड़ और काई में अटका हुआ है और उसी तीर पर एक हरी मेंढकी बैठी थी। तीनों राजकुमार अपने तीरों के मार्गदर्शन में मिली युवतियों के साथ महल लौटे। जब इवान महल पहुंचा तो सब यह देखकर हंस पड़े कि वह अपने साथ एक रेशमी थैली में मेंढकी लेकर आया है। राजा दिमित्रोविच ने भौहें चढ़ाई परंतु कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर विवेक और करुणा का मिश्रण। दिन बीते और राजा ने तीनों पुत्रवधुओं की परीक्षा लेने का विचार किया। उसने संदेश भेजा, कल तुम सब मेरे लिए सबसे उत्तम राजकीय। इवान उदास बैठा था। उसने अपनी मेंढकी पत्नी से कहा, अब तो मेरी हार निश्चित है। तुम वस्त्र कैसे बनाओगी? मेंढकी ने कोमल स्वर में कहा, शोक मत करो, सो जाओ, कल सब ठीक होगा। जब इवान सो गया, मेंढकी खिड़की की ओर फुदक कर गई और बोली, हे वायु, मेरी शक्ति के परे न जाओ। मेरी आत्मा को मानव रूप। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। वह एक अपूर्व सुंदर युवती बन गई, जिसकी आंखें झील जैसी नीली और बाल गेहूं की तरह। सुबह जब इवान जागा, उसने देखा सामने एक रेशमी वस्त्र रखा है जो चांदनी से बुना हुआ प्रतीत हो। राजा ने जब वह वस्त्र देखा तो दंग रह गया। यह वस्त्र तो देवताओं के वस्त्र जैसा है। दूसरी बार राजा ने कहा, अब तुम सब मेरे लिए भोज तैयार करो। इवान फिर दुखी हुआ, पर मेंढकी ने मुस्कुराकर कहा, सो जाओ राजकुमार, सब ठीक होगा। रात को मेंढकी ने फिर मानव रूप लिया और रसोई में नाचते हुए पकवान बनाने लगी। शहद की पेस्ट्री, फूलों की खुशबू वाला सूप और जामुन का भोज के दिन मेंढकी भी दरबार पहुंची, इस बार अपने मानव रूप में, ऐसी सुंदरता के साथ कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसने नाचते हुए एक पंखा हवा में फेंका, पंखे से झरने की बूंदें गिरीं और फूल खिल उठे। फिर उसने एक सुनहरी बाली फेंकी जिससे तारों की चमक फैल गई।